इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉर्शन पेंडुलम पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टॉर्शन पेंडुलम होता क्या है, फिर हम ये पता लगाएंगे कि टॉर्शन पेंडुलम को यूज करते हुए हम एक वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी कैसे पता करें, और अगर एक वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी हमें पता हो तो उस वैल्यू से और उस वायर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से, जैसे कि लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर कहे उसका जो रेडियस है, इन वैल्यू से हम उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे पता करें उस मटेरियल का जिस मटेरियल से वो वायर बना हुआ हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टॉर्शन पेंडुलम पे या टॉर्शनल पेंडुलम पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम में एक वायर से एक मास सस्पेंडेड होता है, और जब इस मास को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसे डिस्प्लेस्ड करके यहां तक हमने डिस्प्लेस किया, तो होता यह है कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स के कारण ये वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है, और जब ये वापस अपने मेन पोजीशन तक पहुंच जाता है, फिर इस जगह पे इसके पास कुछ स्पीड होता है, जिस स्पीड के कारण ये आगे कुछ दूर और चल लेता है, और कुछ दूर चल के ये फिर से रुक जाता है, और यहां से चूंकि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाता है तो ये यहां से वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, और इसी मोशन को वो कंटिन्यू करता है। तो ये होता है सिंपल पेंडुलम। टॉर्शन पेंडुलम में क्या होता है कि एक वायर से एक डिस्क सस्पेंडेड होता है। इस डिस्क को अगर हम रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन के कारण ये जो वायर है, ये वायर ट्विस्टेड होता है, ये भी रोटेटेड होता है, ये ट्विस्टेड होता है। इस ट्विस्टिंग के कारण ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करता है या रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है, जो कि इस डिस्क में वो वायर उस टॉर्क को अप्लाई करता है, और ये डिस्क वापस उस जगह से रोटेट करके अपने मीन पोजीशन में आना चाहता है। जब ये मीन पोजीशन में पहुंच जाता है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिस एंगुलर वेलोसिटी के कारण ये आगे और कुछ दूर रोटेट कर लेता है, और फिर ये रोटेट करके रुक जाता है। अब ये वायर अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टेड होता है, तो ये वायर इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है, और इसी तरह का मोशन इसमें कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज यही कंटिन्यू होने लगता है। इस तरह के पेंडुलम को हम कहते हैं टॉर्शन पेंडुलम। अब हम ये देखेंगे कि टॉर्शन पेंडुलम को यूज करते हुए हम एक वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी कैसे पता करें। तो जिस वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी हम पता करेंगे वो है ये वायर, जिस वायर से ये डिस्क सस्पेंडेड है। तो इस डिस्क का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले इस डिस्क का जो मास है, ये डिस्क का मास है। तो ये जो मास है ये डिस्क का है, ये मास हमने माना ये है कैपिटल M, और इस डिस्क का जो रेडियस है ये भी डिस्क का ही है, इसे हमने माना ये है कैपिटल R। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम ये कह सकते हैं कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मोशन हो रहा ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है। तो इसमें एक टॉर्क अप्लाई होगा, और टॉर्क इंटर रिलेटेड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ। ये इसके मास और एक्सीलरेशन के साथ रिलेटेड नहीं होता है। टॉर्क फोर्स होता है मास और एक्सीलरेशन के साथ रिलेटेड, पर टॉर्क या फिर कहे मोमेंट ऑफ फोर्स ये रिलेटेड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ। तो फिर चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेते हैं। तो इस स्थिति में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हमें पता है एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है इसका मास इनटू इसके रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमने माना कि ये जो डिस्क है इसे रोटेट किया गया थीटा एंगल। इसे हमने रोटेट किया थीटा एंगल, अर्थात जो पार्टिकल यहां था अब ये मूव करके यहां चला गया। तो ये एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल हमने माना थीटा। तो इसे थीटा एंगल रोटेट करने से इस वायर में होगा ट्विस्टिंग,
और इस ट्विस्टिंग के कारण ये वायर इस डिस्क को वापस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब हमने इस डिस्क को थीटा एंगल रोटेट किया और इसे छोड़ दिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें जो टॉर्क अप्लाई होगा इस डिस्क में, जिस टॉर्क के कारण इसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, इसमें हमने माना एंगुलर एक्सीलरेशन जो क्रिएट हुआ, एक्सीलरेशन, ये एंगुलर एक्सीलरेशन ये है अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट कर रहे हैं आई से। तो फिर हम कह सकते हैं इस डिस्क में जो टॉर्क अप्लाई हुआ, तो डिस्क में जो टॉर्क अप्लाई हुआ, टॉर्क ऑन द डिस्क, हमें पता है ये टॉर्क ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, तो ये होगा आई इंटू अल्फा। जैसे कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब हमने इस वायर को थीटा एंगल ट्विस्ट किया, तो डिस्क को अगर आप रोटेट करेंगे थीटा एंगल, तो वायर भी ट्विस्टेड होगा थीटा एंगल। तो जब हम इस वायर को थीटा एंगल ट्विस्ट करते हैं, तो हम इस वायर पे कितना टॉर्क अप्लाई करते हैं? सो हम जो अप्लाई करते हैं टॉर्क ऑन द वायर, टॉर्क ऑन द वायर, चूंकि ये वायर ट्विस्टेड हो गया थीटा एंगल, तो ये बराबर होता है, फॉर एग्जांपल हमने माना ये है टाउ 2, ये बराबर होता है C अर्थात ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल, जबकि एंगल को मेजर किया जाएगा रेडियन में, जिसे हम टॉर्शनल रिजिडिटी भी कहते हैं, इनटू जितना एंगल हम इसे रोटेट करेंगे। सो देखें टॉर्क ऑन द डिस्क, ये जो टाउ 1 है, ये कौन अप्लाई कर रहा है? ये अप्लाई कर रहा है ये वायर, और ये वायर जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्शन होगा ये, अर्थात वो टॉर्क इस डिस्क को इस डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करेगा। जबकि टॉर्क ऑन द वायर, अर्थात हम जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इस वायर पे, हमने इस वायर को इस डायरेक्शन में मोड़ा, हमने इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा, तो वो टॉर्क अर्थात टाउ 2 वो एक्ट कर रहा है टाउ 1 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये टाउ 2 का इफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से कि टाउ 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाउ 2, क्योंकि टाउ 1 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करे तो टाउ 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो फिर यही इक्वेशन बन जाएगा कि आई अल्फा अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का इंटू इस डिस्क में क्रिएटेड एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, किसका? इस वायर का, इनटू जितना एंगल हमने इसे ट्विस्ट किया। अब देखिए ये अल्फा जो कि होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे हम कह सकते हैं ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इस अल्फा को कह सकते हैं कि ये होगा, ये अल्फा हो जाएगा डी डी टी ऑफ ओमेगा, जबकि ओमेगा है डी डी टी ऑफ थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा टॉर्शनल रिजिडिटी इंटू थीटा, और इसे अब हम लिखेंगे ये है आई अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ सी थीटा के। तो इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं ट्रांसपोज करके, तो यह हो जाएगा प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अगर एक ऑब्जेक्ट का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ट्रांसलेशनरी, अर्थात मान ले कि एक्स एक्सिस में एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मान ले कि
इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो कि मूव करेगा एक्स एक्सिस में, तो ये किस तरह से मूव करता है, ये एक्स एक्सिस में कुछ आगे बढ़ता है, फिर ये रुक जाता है कुछ दूर चल के, फिर ये वापस आता है और मीन पोजीशन पार करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ के उतना ही दूर जाके फिर रुकता है, फिर ये पीछे की तरफ आता है। तो इस तरह का मोशन चलते रहता है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है वो ये होता है कि डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस इस मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रांसलेशनल हो। लेकिन जब ये रोटेशनल होगा तो यही x जो कि इसका पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो चूंकि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा बल्कि ये एक रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, ये टॉर्शनल पेंडुलम, तो यही x के जगह हम प्लेस करेंगे थीटा को, जो कि है एंगल, कितना एंगल ये रोटेटेड हो रहा है। तो इसे पूरी तरह से इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, हम ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दोनों साइड से I को डिवाइड करेंगे ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। तो यही इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस C डिवाइडेड बाई I इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन बन गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जबकि ये C ओवर I ये टर्म इंडिकेट कर रहा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर को। तो हम कह सकते हैं फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है ये टॉर्शनल पेंडुलम, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस मोशन का ओमेगा स्क्वायर अर्थात इसके एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ये बराबर होगा C डिवाइडेड बाय I के। तो फिर हम इससे आगे कह सकते हैं कि ओमेगा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर वेलोसिटी ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ C ओवर I। अब देखें हमें पता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड ये बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। सो हम कह सकते हैं कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड हमें दिखेगा, अर्थात इस डिस्क का जो ऑसिलेशन होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा इसके मोशन का, वो टाइम पीरियड होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ C ओवर I, जिसे हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I ओवर C। तो इस इक्वेशन से देखें, अगर हमें इसका टाइम पीरियड पता हो इस टॉर्शन पेंडुलम का, तो हम इस पेंडुलम के डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और उस टाइम पीरियड से हम उसका टॉर्शनल रिजिडिटी पता कर सकते हैं। तो चलिए देखें कैसे। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा कि T स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू I ओवर C। इससे आगे हम कहेंगे कि C इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू I डिवाइडेड बाय इसके टाइम पीरियड का स्क्वायर। सो इस वैल्यू से I और T के वैल्यू से हम इसके टॉर्शनल रिजिडिटी को पता कर सकते हैं। I के जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जबकि m है इस डिस्क का मास और r है इस डिस्क का रेडियस। तो वैल्यूज को एक बार सब्सटीट्यूट कर ले, 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू I के जगह m r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को यहां लिखते हैं हम 2 इंटू टी स्क्वायर्ड। तो ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो यही इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर्ड इंटू m इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर्ड। अब देखें हमें पता है कि टॉर्शनल रिजिडिटी एक मटेरियल का ये बराबर होता है पाई इंटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिस मटेरियल का टॉर्शनल रिजिडिटी की बात कर रहे हैं हम, इंटू उस
ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, उस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, उस रेडियस का 4th पावर डिवाइडेड बाय 2l। तो इससे आगे देखें, हम कह सकते हैं कि इसके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है इस मटेरियल का, ये बराबर होगा 2 इंटू सी इंटू एल डिवाइडेड बाय, यहां मैं बता दूं ये l है इस वायर का लेंथ या फिर कहें सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हाइट, डिवाइडेड बाय पाई r टू द पावर 4। अब देखें, अगर मैं c का इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू। तो c का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इस वायर का ये बराबर होगा 2 इंटू सी के जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो l को मैं पहले लिख लेता हूं और यहां पर c के जगह हम लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर्ड इंटू m इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, अभी भी हम c का ही वैल्यू लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर्ड, और ये तो था c का वैल्यू, हमने 2l को पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर में है पाई इंटू आर टू द पावर 4, तो ये पाई इंटू आर टू द पावर 4। अब देखिए इसे थोड़ा रिड्यूस करें तो इसके लिए देखिए पाई और न्यूमरेटर के एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यही बन जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 पाई एल एम आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर r टू द पावर 4 इंटू टी स्क्वायर्ड। यहां पर ये कैपिटल लेटर r है डिस्क का रेडियस और ये स्मॉल लेटर r है इस वायर का रेडियस, जिस वायर से इस डिस्क को सस्पेंड किया गया है। तो इस तरह से हम टॉर्शन पेंडुलम से पता कर सकते हैं किसी एक वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी, और टॉर्शनल रिजिडिटी से हम पता कर सकते हैं उस वायर का या फिर उस मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को।